मैंने तो उस भतीजी को गोद में खिलाया और उसको गोद में खिलाने के बाद उसका कन्यादान भी मैंने बोला, क्योंकि मेरे सारे ख़ानदान में पता है कि मैं उस बेटी के पैदा होते ही अपने भाई से बोला था कि भाई इस बेटी का कन्यादान मैं करूँगा। केस सच्चा है और उसमें सच्चाई है तो उसको कोर्ट तक लाने की पुरजोर कोशिश करनी होती है, सारे गवाह सारे सबूत इकट्ठे करने होते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम तो एकदम से झूठा लग जाता है। लड़की की अगर 100 नंबर की कॉल हो जाती है कि मेरे को इसने घूर के देखा या मेरा दुपट्टा खींचा या मेरे साथ मिसबिहेव किया और 10 सेकंड से ज़्यादा घूर भी लेगा, तब भी कोर्ट उसे पुलिस एकदम से अरेस्ट करेगी। जज की भी सराहना करते हैं कि जो उन्होंने इतनी अच्छाई से सारे फैक्ट्स और सारे उसको जानते हुए अल्टीमेटली इनको बरी कर दिया। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। चाचा चाहता था भतीजी का कन्यादान करूंगा, लेकिन वही भतीजी चाचा के ऊपर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाती है और ये सिलसिला दिल्ली के मोहन गार्डन थाने में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज होती है लगभग 2021 में। क्या कुछ पूरा मामला है, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए थे इन्हीं की भतीजी के द्वारा यौन उत्पीड़न के। इनसे ही जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? राकेश वर्मा। राकेश जी, कब का मामला था और क्या कुछ आरोप लगे थे? सर 2021 का मामला है, जिसमें कि मेरे भाइयों ने मेरी प्रॉपर्टी पे जो रामापारक द्वारका मोड़ में है, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद मुझे किसी से पता लगा कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, तो मैं वहाँ गया, मेरी मिसेज भी साथ थी उस टाइम, और हम वहाँ गए। जाने के बाद में हमारी कुछ हल्की फुल्की कहासुनी हुई, उसके बाद हम चले गए वहाँ से। जाने के बाद में हमें अगले दिन पता लगता है कि ये थाने से फ़ोन आता है कि आप थाने आ जाओ, जो कि ऐसा ही है। वहाँ पे रंजना मैम है जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि तुम क्या कांड करिए है। मगर जी क्या हुआ? तो कह रहे कि जी तुम्हारी एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसके अंदर तुमने अपनी भतीजी के साथ में छेड़खानी करी है और तुम्हारे पे इस तरीके से धाराएं लग रही हैं, जो कि हमारे सामने ये एप्लीकेशन आई है और हम इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर हैं। जी। तो क्या लग रहा था? उससे पहले आपने उसी भतीजी के बारे में क्या कुछ सोचा था? मैंने तो उस भतीजी को गोद में खिलाया और उसको गोद में खिलाने के बाद उसका कन्यादान भी मैंने बोला, क्योंकि मेरे सारे ख़ानदान में पता है कि मैं उस बेटी के पैदा होते ही अपने भाई से बोला था कि भाई इस बेटी का कन्यादान मैं करूँगा। अच्छा, ये आरोप कब लगते हैं, कौन से साल में? ये 2021 में। 2021 में। देखिए, आपको हम बात बता दें कि 2021 में इस शख्स पे इन्हीं की भतीजी ने आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का और मामला दर्ज हुआ मोहन गार्डन थाने में। प्रोसीजर कोर्ट में चलता रहा, लेकिन फाइनली अब इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इनके एडवोकेट है मेरे साथ, रितु मंजवाल, हम इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहेंगे, आपके पास ये केस कब आया था और किस तरह का रहा? सर, फ्रॉम द स्टार्टिंग इनफैक्ट जब ये एफआईआर दर्ज होती है उसी टाइम मुझे बताया गया था कि इस तरह से ये केस आ गया है, लेकिन जब ये चार्जशीट कोर्ट में आती है तब एडवोकेट हायर होता है। तो जिस दिन चार्जशीट कोर्ट में आई, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई वाज इन द कोर्ट एज अ काउंसिल ऑफ माय क्लाइंट्स एडवोकेट। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एलिगेशन थे वो थी, द अक्यूज यश वर्मा हैज़ बीन चार्ज फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354, 453, 451 एंड 34 इंडियन पीनल कोड, and the accused Rakesh Verma has been charged for the offence punishable 354B, 453, 451 and 34 IPC. It has been alleged by the prosecution that 26/11/2021 at about 1 p.m. at the house of the complainant, that is C41 Rama Park Dwarka Mode, Yash used criminal force against the victim and with an intention of outrage her modesty by pushing her on chest. And accused Rakesh Verma has used criminal force with intention to outrage the modesty of the complainant and compelling her to be naked. अच्छा, रितु मैम, रोकना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोसीजर में कितना समय लगा, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी? क्योंकि जब एक शख्स पे आरोप लग जाता है, ख़ास तौर पर देखा जाए यौन उत्पीड़न का, तो उस समय आपा खो देता है वो कि अब क्या करना चाहिए। ऐसे में एक अधिवक्ता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी कराना एक बड़ी बात है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक जो एडवोकेट होता है वो आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबल भी होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबल भी होता है, और बीइंग अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट उसे कानून की धाराओं के तहत और कानून की मर्यादा को समझते हुए अपने एक्यूज का, अपने क्लाइंट का साथ देना होता है। अगर केस सच्चा है और उसमें सच्चाई है तो उसको कोर्ट तक लाने की पुरजोर कोशिश करनी होती है। सारे गवाह, सारे सबूत इकट्ठे करने होते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम तो एकदम से झूठा लग जाता है। लड़की की अगर 100 नंबर की कॉल हो जाती है कि मेरे को इसने घूर के देखा, या मेरा दुपट्टा खींचा, या मेरे साथ मिसबिहेव किया, और 10 सेकंड से ज़्यादा घूर भी लेगा, तब भी कोर्ट उसे, पुलिस एकदम से अरेस्ट करेगी, उसे पकड़ेगी, उसे बुला लेगी, उसे जमानत लेनी पड़ेगी। और लड़की चाहे कैसा भी एलिगेशन लगा दे, 1 मिनट लगता है कि उसको जेल भेजने में। और इस केस में हमने जो पाया और देखा, जो समझा, वो पुलिस की को भी अप्रिशिएट करते हुए मैं कहूँगी कि इसमें ना तो इनको अरेस्ट किया पुलिस ने, और ना ही कभी कोर्ट ने, और ना ही इनको 1 दिन की भी सज़ा हुई। हाँ, ज़रूर इन्हें थाने से ज़मानत लेनी पड़ी और इन्हें कोर्ट से भी ज़मानत लेनी पड़ी, क्योंकि दैट इज़ द प्रोसीजर। पर प्राइमा फेसिया पुलिस को भी ये समझ आ गया था कि ये जो मैटर है ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, और अच्छी फैमिली के, रेप्यूटेड फैमिली के ये लोग हैं, और आपस में झूठे एलिगेशन, एक बच्चे को खामखा जरिया बनाया जा रहा है, हथियार बना के आगे किया जा रहा है, और उसका कार्ड प्ले किया जा रहा है, और उसका उनको भुगतान करना पड़ा। और ये मेरे जो क्लाइंट हैं राकेश वर्मा, यश वर्मा, दोनों बाइज्जत बरी किए कोर्ट ने, और जो भी सबूत हमने कोर्ट में दिए कोर्ट ने सारे माने, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया मेरे क्लाइंट्स को, और मैं इसके लिए कोर्ट की बहुत सराहना करूंगी और संतुष्टि महसूस कर रही हूँ। मैम, क्या कहेंगे, आज जो सोसाइटी में महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो रहा है? सर, हम एडवोकेट हैं और हमारे पास तरह तरह के मुकदमे डेली आते हैं। ऑलमोस्ट क्योंकि मैं बीइंग अ लेडी एडवोकेट हूं, तो मेरे पास महिलाओं से संबंधित और महिलाओं के द्वारा किए गए जो केसेस हैं वो ज़्यादा आते हैं। और उसमें मेरे पास दोनों तरह के क्लाइंट आते हैं, चाहे वो लड़का परिवार हो या लड़की परिवार हो। लेकिन इन सारे जितने भी केस हमारे पास आते हैं, उनसे जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, हमने जो चीज़ महसूस की है, वो कहीं ना कहीं ये एक नासूर दर्द है और एक सच्चाई है आपकी बात में, जो ये कहती है कि ये केस कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम झूठे होते हैं, फेक होते हैं, और इन केसों को कोई और रीज़न की वजह से लड़की को आगे करके इस तरह के फैमिली मैटर्स में डिस्प्यूट क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो दहेज से संबंधित केस हो, चाहे वो लड़की के पारिवारिक समझौते के केस हो, और इस तरह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो। इसमें महिलाओं को आगे करके ये लोग जो है डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, जो कि कोर्ट में नहीं आना चाहिए। अब आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे क्या करेंगे जब इस तरह के आरोप लगते हैं और ये बाइज्जत बरी होते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी छवि तो धूमिल हुई है सोसाइटी में? बिल्कुल सर, इनकी मान मर्यादा को, इनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ये पेशे से जो हैं वो ज्वेलर हैं और एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो इसलिए जितना भी मानहानि होगा, हम 1.5 करोड़ के करीब मानहानि का दावा ठोकने जा रहे हैं कोर्ट में उस लड़की और उसके परिवार के खिलाफ, और साथ में हम क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी, मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, ताकि उनको सज़ा हो। इसमें करीब 2 साल की उन्हें सज़ा होगी और उनको फाइन भी देना पड़ेगा। आपके क्लाइंट के तरह ही आज सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनका कोई दोष नहीं है, हालांकि समय का इंतज़ार करना होगा, हो सकता है निर्दोष हों, लेकिन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, कोर्ट का दरवाजे के चक्कर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। निर्दोष होने के बावजूद भी प्रताड़ित तो होता है हर वो इंसान जिसके खिलाफ इस तरह का झूठा मुकदमा आता है, और उस प्रताड़ना को उसे भुगतना और झेलना पड़ता है। लेकिन आप वकील सफिशेंट होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हमारे सीनियर काउंसिल जैसे पवार साहब ने हमें सहयोग किया और हमेशा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, और इनको बाइज्जत बरी कराने में कोर्ट का भी बहुत योगदान रहा। और इनकी जो एक पवित्र छवि थी, इनका जो कैरेक्टर था, उसने कोर्ट को मजबूर कर दिया है ये न्याय देने में, और न्याय को सही तरीके से कोर्ट ने डिलीवर किया है इस केस में। देखिए, इस पूरे केस को जिस तरीके से फाइट किया गया कोर्ट के अंडर कोर्ट, जिनके सुपरविजन में किया गया ये फाइट पूरा केस, वो हमारे साथ शख्स मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जब आपके पास ये केस आया था तो किस तरह से आपने इसको देखा? हाँ, शुरू से ही हमें लग रहा था, वैसे तो जो स्टोरी इन्होंने बताई और जो पुलिस वालों ने बनाई उसके मुताबिक तो इन्होंने बरी हो जाना था। लेकिन ऐसे केसों में ना इज्जत का सवाल होता है। 4 साल जो इन्होंने गुजारे, किस हालात में गुजारे, क्योंकि एक आदमी जब निश्चल और उसके ऊपर कोई आरोप नहीं होता, बड़ा आज़ाद किस्म का सही होता है। लेकिन भले आरोप झूठा ही हो, लेकिन इस तरह जब लग जाता है तो छवि में फ़र्क तो पड़ता ही है, जैसा कि आपने पहले ही बताया। तो परेशानी तो होती है, लेकिन अब वो गए, अब उन्होंने जैसे भी वो भुगत लिया, और हम इस जज की भी सराहना करते हैं कि जो उन्होंने इतनी अच्छाई से सारे
फैक्ट्स और सारे उसको जानते हुए अल्टीमेटली इनको बरी कर दिया। अब आप लोग अपने क्लाइंट के लिए क्या करेंगे? छवि तो धूमिल हुई है कहीं ना कहीं। अब हम लोग डेफेमेशन डालेंगे, क्रिमिनल डेफेमेशन में जाएंगे, इनको कंपनसेशन भी दिलाएंगे और जो मेंटल ट्रॉमा और जो इतनी तकलीफ़ और इतने उससे गुजरे हैं उसका हर्जाना तो लेंगे इनसे हम। दिखा दीजिए एक बार मेरे को। देखिए ये कोर्ट की जुडिशरी है, फाइनली बाय जजमेंट है, सॉरी ये जजमेंट है कोर्ट की, जिनको फाइनली राकेश वर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पुरुष राकेश वर्मा की तरह हैं जो इस तरह के, जिन पे आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं, यौन उत्पीड़न के लगते हैं, लड़की को छेड़छाड़ के इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाद में निर्दोष पाए जाते हैं। और आज उसी कड़ी में राकेश वर्मा भी निर्दोष है, कोर्ट ने बाइज्जत इनको बरी कर दिया है। तो जिस तरीके से सोसाइटी में आज वुमेन्स के जो लॉ बने हैं उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज राकेश वर्मा खुद भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,